हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो अभी आपका गेट का एग्ज़ाम आ ही गया है, तो 4 फेब को है, बिल्कुल पास में ही है। तो इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जो एलपीपी जो टॉपिक है ना आपका, इसके क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेंगे। टू टू 3 क्वेश्चन, कई बार 4 to 5 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो एलपीपी जो है वो आप ज़रूर करके जाएं। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो अगर किसी ने टॉपिक्स नहीं किया है ये जो एलपीपी का है, तो अगर आप ये वीडियो भी कंटिन्यू देख लोगे कि जो क्वेश्चंस है, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर 3 to 4 क्वेश्चन आए हैं तो आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे वहाँ पे, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, अभी तक जो भी 2000 to 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके गेट में, आप एक बार उनको ज़रूर देख लो कि किस मेथड से और कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एलपीपी से पहले हमने रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा किया है। तो अगर आप मेरे लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा के हमने 2002 2023 तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं गेट में वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। और रियल एनालिसिस के हमने 2011 टू 2023 तक किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में आ गई है, तो इसलिए हमने ये 2011 से 2023 तक ही किए हैं। अगर टाइम मिला तो हम अगले भी कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने एलपीपी स्टार्ट कर लिया है, तो देखिए हम कोशिश करेंगे 2000 to 2023 तक के करने की। तो आज वाले लेक्चर में हम 3 ईयर्स के लेकर के आए हैं। एक हम लेकर के आए हैं 2023 के, और जो 2023 में आपका गेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे एलपीपी के। ठीक है, एलपीपी के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो 2023 है जो एग्ज़ाम हो किसने कंडक्ट किया था, आईआईटी बॉम्बे जो है, तो वहाँ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं एलपीपी के, 2022 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत ही इजी भी है। ओके, तो अगर हम 2022 की बात करें तो ये आपका किया था आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, ये आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट किया था। और एक हम 2021 का डिस्कस करेंगे, तो 2021 में भी आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने यही कहा 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चन आपके हमेशा रहते हैं। ठीक है, और जो 2021 वाला है जो ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया था आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, तो देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब कि कौन सी आईआईटी ने किस टाइप का पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करो कि 2000 to 2023 तक, अब तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। ओके, तो चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका 2023 में आया हुआ है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी मैक्सिमाइज, हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है 3x1 + 2x2 + 5x3। ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये अपने क्या होते हैं, ये जो है ये कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, और जो x1 x2 x3 है ये आपके बेसिक वेरिएबल होते हैं। ठीक है, x1 x2 x3 जो है वो आपके बेसिक वेरिएबल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेसिक वेरिएबल कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट दी हुई है एंड x1 x2 x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम p इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए जो x1 x2 एंड x3 आर बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि ये 3 वेरिएबल्स है, तो सिंप्लेक्स मेथड से करना पड़ेगा। और जो सिंप्लेक्स मेथड आपका है ना वो बहुत ही लॉन्ग होता है। ठीक है,
तो सिंप्लेक्स मेथड से मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टाइम लेगा वो सिंप्लेक्स मेथड जो है आपका एग्जाम में। तो इससे अच्छा है कि आप अदर मेथड यूज करो इसके लिए। यहाँ पे आप क्या करो, इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो 3 बेसिक वेरिएबल है इनमें से एक बेसिक वेरिएबल को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, एंड जो अदर 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम नॉन जीरो लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि x3 जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे x3 को 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर x3 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए जैसे ही x3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड जो आपकी ये इक्वेशन है, जब आप यहाँ पे x3 को 0 रखोगे तो x1 क्या आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 48। तो ध्यान रखना कि जब अपनी x1 और x2 की वैल्यू आएगी तो जो x1 की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 48 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने x3 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 48, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 44, एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 52, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको। आपके पास यही 2 इक्वेशंस आ गई, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लूँ, ठीक है, अगर मैं टेबल यहाँ पे पहले टेबल बना लीजिए। जब आप टेबल बनाओगे x1 x2, ओके, x1 को 0 जब यहाँ रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो x2 क्या आएगा यहाँ से 22, एंड जैसे ही x2 को 0 रखोगे तो x1 क्या आ जाएगा 44, ओके। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाइए, दिस इज x1 x2, ओके। x3 तो 0 ही है आपका, ग्राफिकल मेथड अपना 2 वेरिएबल्स पे ही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखिए जब आप x1 को 0 रखोगे तो x2 की आ जाएगी 13, एंड x2 को जब 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 52, ठीक है। तो अब आप ग्राफ बनाइए इसका, ये आपकी हो जाएगी x1 एंड ये हो जाएगी x2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। तो जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है क्या है, 0 एंड 22, ठीक है। तो 0 एंड 22 आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 22। सेकंड क्या है 44 एंड 0, तो 44 और 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन जब ड्रॉ करोगे ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखिए 0 एंड 13, तो 0 13 आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 13 एंड 52 0, तो 52 0 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपकी आ जाएगी कुछ ऐसे, ये स्ट्रेट आप सीधी कर लेना इसको, ठीक है, सीधी कर लेना आप, ओके। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ओरिजिन पुट करोगे 0 0 पुट करोगे जब x1 x2 की तरफ, तो क्या आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 24 एंड लेस देन 52। तो जो आपके पास रीजन आएगा ये आपका ओरिजिन की तरफ रहने वाला है, ठीक है, ओके। ऐसे ही आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका भी जो ओरिजिन है वो आपका जो रीजन है वो आपका ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब कॉमन रीजन देखिए क्या आएगा यहाँ से, कॉमन रीजन जो अब यहाँ पे होगा, देखो कॉमन रीजन आपका ये हो जाएगा, ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉमन रीजन, ठीक है। अब बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं वे देखिए एक बार, एक पॉइंट आपका ये भी है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक तो ठीक है 0 एंड 13 हो गया 44 0, और अब हमें इन 2 लाइन की इंटरसेक्शन पर जो ये पॉइंट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस से, है ना। तो दोनों इक्वेशन से जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 44 एंड x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 52। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2x2 और यहाँ पे क्या आएगा
यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बोलिए। 8 आएगा, है ना, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। अब जब फर्स्ट में आप पुट करोगे x2 की तो क्या आएगी, यहाँ से x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 44 एंड दिस इज x1 इज इक्वल टू 44 माइनस 8। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्या होगा, 28, यही होगा क्या, नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास आ गई 4, है ना, x2 की वैल्यू 4 है एंड से तो मिस्टेक हो जाएगी ना, x2 की 4 ही आएगी क्या, एक बार चेक करो जल्दी से, x2 की 4 आएगी क्या वैल्यू, देखो जल्दी। क्योंकि ऐसे तो ये 36 आएगी बट बोलो जल्दी। सेकंड में पुट करके देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो वैल्यू होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसे तो ये 36 आएगी, चलो देख लेते एक बार 36 से ही, ठीक है। x1 आपके पास 36 आ गया और x2 आपके पास आ गया 4, ठीक है, x2 आपके पास आ गया 4, ठीक है। तो से दिस पॉइंट P A B, ओके। तो अब हमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए निकालिए ऑप्टिमल वैल्यू क्या आएगी। तो याद रखना यहाँ पे हम देखो, अब देखो जो x1 है आपके पास, x1 36 आया है और जो 36 है वो आपके पास क्या है, लेस देन 48 है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है ये, है ना। तो चलिए अब पॉइंट्स लिख लीजिए आपके पास जो भी आए हैं पॉइंट्स। देखिए एक पॉइंट आपके पास आया है जो P है 36 4, ए पॉइंट आपके पास क्या है इज 44 0 एंड बी पॉइंट आपके पास क्या है 0 13, ठीक है। तो ये x1 x2 की है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो x3 है वो आपके पास 0 है ना। तो मैक्सिमाइज करना है हमें, क्या है इक्वेशन जिसको मैक्सिमाइज करना है, बोलिए जल्दी। जो z है वो क्या है आपके पास, मैक्सिमाइज करना है ना। तो z आपके पास है 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 और x3 आपके पास 0 ही है ना। तो यहाँ पे आप चेक करिए, चेक करो जल्दी से क्या आएगा, पुट करके देखो, चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा, बट देखो किस किस का क्या आया। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे Z36 4 पर फाइंड आउट करूँगी तो क्या आएगा 3 इंटू 36 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 इंटू 3, ये हो जाएगा आपके पास 108 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 116, ओके। और Z एट 44 0, इस पर क्या आएगा 132
एंड जेड एट 013, तो इस पर आपका आ जाएगा 26, ठीक है। तो अब हमें देखना है, देखिए अब हम यहाँ पे हमने x3 को 0 कंसीडर किया था, है ना। अब यहाँ पे चूज़ कर लीजिए x2 को 0, ठीक है। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, पर ज़रूर हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो कहीं पे, वो आप ज़रूर देखते रहना साथ के साथ, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, नाउ इफ़ वी चूज़ x2 इज इक्वल टू 0, इससे पहले हमने x3 को 0 किया था। जब x2 को 0 रखोगे तो x1 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 52, ठीक है। इक्वेशंस आपके पास बनेगी x1 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 44 एंड x1 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, ग्राफ बनाइए जल्दी से। यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगी x1 एंड दिस इज x3, ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। चलिए जब आप फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा आपके पास x1 को जब 0 रखोगे तो x3 आपके पास क्या आएगा 44, यानी कि एक तो हो जाएगा 0 44 एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा इज 44 0, ठीक है। तो एक लाइन तो आपके पास यही आ गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड के लिए देखिए, जब आप x1 को 0 रखोगे तो x3 क्या आएगा, x3 आपके पास 24 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए x1 0 एंड x3 इज 24 एंड x3 को 0 रखोगे तो x1 क्या आएगा 48, तो ये आ जाएगा इज 48 0, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है, कॉमन रीजन क्या आएगा, कॉमन रीजन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉमन रीजन, ठीक है। चलिए अब हमें ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट फाइंड आउट कर लेना। मेरा यहाँ पे 40 एंड 4 आया है, ठीक है। तो 40 एंड 4, चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, जेड एट 44 पर क्या आएगी यहाँ से, जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये आपके पास वैल्यू है x1 की एंड दिस इज x3, ठीक है। तो x2 क्या है 0 है, यानी कि 40 0 एंड 4, इस पर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 140, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब की बार हमने x2 को 0 लिया था, है ना, उससे पहले x3 को, अब हम लेना है x1 को 0, ठीक है। x1 को 0 लेना है अब हमें। नाउ चूज x1 इज इक्वल टू 0, जब आप x1 को 0 लोगे तो यहाँ से आपके पास x3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 24 आएगा, ठीक है। ये 0 लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम x1 को नॉन बेसिक वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। चलिए तो इक्वेशंस आपके पास आएंगी 2x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 44 एंड 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 52। चलो इससे तो यही आ गया, x3 लेस देन इक्वल टू 24। अपनी जो एक इक्वेशन है 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 24, यानी कि यहाँ से आ जाएगी x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 आना चाहिए, है ना। ऐसे तो एक मिनट, ये 24 ही है ना, एक मिनट, ये है 52, 4x2 ये है
4x2 लेस देन इक्वल टू 52, यानी कि x2 इज लेस देन इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये है आपके पास इक्वेशन। अब अगर मैं ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करूँ इसका, तो ग्राफ आ जाएगा, ये है x2 एंड दिस इज x3। ये आपके पास ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपके पास है x2 इज 13, x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 13 है ना, तो ये ही लाइन आ जाएगी, ये आपका 13 हो गया। तो ये ओके, लेस देन इक्वल टू है तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 44। तो एक पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 044 एंड एक यहाँ से आपके पास आ जाएगा 22 0। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो कॉमन रीजन होगा, अब यहाँ पे कॉमन रीजन आपका हो जाएगा ये। ठीक है, कॉमन रीजन आपका हो जाएगा ये, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये हो जाएगा P। ठीक है, P आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो P पॉइंट है वो क्या आएगा, सोल्व करोगे जब 13 एंड 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 एंड 18, यानी कि x1 0 है, x2 13 है एंड x3 आपका है 18। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमाइज करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैक्सिमाइज करने पे क्या आएगी, जब आप मैक्सिमाइज करोगे यहाँ से, बोलो क्या आएगी जब मैक्सिमाइज करोगे। x1 को तो 0 ही रख दोगे, z आपके पास क्या है, z इज 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 है ना, ये है। तो यहाँ पे रखिए 0 13 एंड 18, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 26 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 116 है ना। तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है, एक बार वो चेक कर लेना आप। ठीक है, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पे आया है 116, यहाँ पे आया था 140 एंड ये 140 आया था, और यहाँ पे आया था 132। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 140। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देना। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम P, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 140। ठीक है, ओके, लेंथी होते हैं बट इजी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका 23 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बिटवीन 5 सोर्सेज एंड 4 डेस्टिनेशंस। ठीक है, यहाँ पे 5 सोर्सेज हैं एंड 4 डेस्टिनेशंस हैं। एज गिवन इन द कॉस्ट टेबल वैल्यू द सप्लाई एंड डिमांड एट ईच ऑफ द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लेट CN एंड CL बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। CN एंड CL बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जो CN है वो हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से फाइंड आउट करना है, एंड CL है, एंड CL जो है लिस्ट कॉस्ट मेथड से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद CN माइनस CL की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ध्यान से समझना, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, पहले हम ये अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, एक बार वो राइट डाउन कर लीजिए आप, जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है थर्टीन 10 एंड नेक्स्ट है 3 4 14, ठीक है। एंड यहाँ पे है 8 7 19 9 0, ओके। आगे है 12 5 5 7 1, है ना, 1 ही है, ओके। नेक्स्ट है 9 20 12 15 7, ठीक है, यही है, ओके। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई आपके पास क्या है 20 10 50 30 40 एंड जो डिमांड है वो क्या है 60 10 20 60, ठीक है। चलिए अब है ध्यान देने वाली बात, देखो अच्छे से समझ लेना, ओके। आप इसको NW मेथड भी बोल सकते हो, NW मेथड शॉर्ट फॉर्म में, ओके। अब देखो, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, हम यहाँ से लगते हैं इस कॉर्नर से, जो ये फर्स्ट वाला जो ये कॉर्नर है ना, जो ये फर्स्ट वाला, हम यहाँ से लग जाते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपके पास 20 है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये आपके पास 20 एंड यहाँ पे क्या है आपके पास 60, ठीक है। तो 20 एंड 60 में जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। 20 एंड 60 में जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रखनी है। तो जल्दी से बताइए 20 एंड 60 में मिनिमम वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और 60 में से जब 20 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगी डिमांड 40, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 20 यहाँ से, ये तो आपका सप्लाई जो था ये तो आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। तो ये जो फर्स्ट वाली आपकी रो है ये आपकी कंप्लीट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो कि अब हमें इसमें चलना है इधर 10 वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस कॉलम में देखें 40 एंड यहाँ रो में देखिए 10 और 40 में जो मिनिमम है, 10 और 40 में जो मिनिमम है वो क्या है 10 और 40 में मिनिमम आपके पास 10 है, तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पे 40 में से जब 10 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 30, तो डिमांड यहाँ पे कितनी रह गई 30, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाइन है आपकी ये भी कंप्लीट ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो 10 ही थे वो 10 के 10 पे यहाँ पे क्रॉस लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे देखो इधर 50 एंड 30 में जो मिनिमम है वो क्या है 30 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से 30 ये ख़त्म हो गया, 50 माइनस 30 यहाँ पे आपके पास 20 रह गया, तो यहाँ से ये जो कॉलम है ये कंप्लीट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो 19 है आपके पास, यहाँ पे देखो इस रो में आपके पास ये 20 एंड कॉलम की बात करें तो 10, 20 और 10 में जो मिनिमम है वो क्या है आपके पास 20 और 10 में मिनिमम है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 10 पे लग जाएगा क्रॉस और 20 माइनस 10 यहाँ पे रह जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉलम भी आपका कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए 5 पर, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 10 और 20 में से मिनिमम क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट आपका ख़त्म हो गया और 20 माइनस 10 इधर आपकी जो डिमांड है वो रह गई 10 की, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आपकी रो है ये कंप्लीट हो गई आपकी क्रॉस, ओके। तो अब हम आते हैं यहाँ 7 पर, यहाँ आते हैं हम, अब 7 पर आ जाइए, ये 7, ठीक है।
तो अब देखो, अगर मैं इस रो को देखूं, इधर 30 एंड 10 में मिनिमम क्या है आपके पास, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 10 और ये 10 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 30 माइनस 10 यहाँ पे आपके पास 20 रह गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये कॉलम है ये कंप्लीट ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा अपने पास इस कॉलम में, है ना। अब हम चलते हैं 15 पर। 15 पर चलिए, यहाँ पे 15 पर इधर देखिए 20 एंड 60 में आपके पास मिनिमम क्या है, 20 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 और इधर से 20 कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया 40, ठीक है। अब सिर्फ एक बचता है 7 और यहाँ पे 40 और 40 ही है दोनों जगह, तो ये आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये भी आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे CN कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हो आप, देखो कैसे फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट आपके पास ये 3 है, यहाँ पे 3 के साथ क्या है 20, ठीक है, 13 है, सॉरी, ये 13 के साथ क्या है 20, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही जहाँ पर भी आपके पास ये आए हैं रेड और जो ब्लू मैंने यहाँ पे राइट किया है, इन सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा CN कॉस्ट हो जाएगी वो आपकी, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे देखो, अगर मैं यहीं पे नोट डाउन करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, CN इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या है आपके पास, फर्स्ट में है आपके पास 20 इंटू 13, ठीक है, प्लस सेकंड आपके पास क्या है 10 इंटू 10 एंड प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है 30 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है 10 इंटू 19 प्लस नेक्स्ट आपके पास है 10 इंटू 5 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है 10 इंटू 7 प्लस नेक्स्ट है 40 इंटू 7 प्लस नेक्स्ट है 20 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 260 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 190 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 280 प्लस 300, ठीक है। तो जो CN है आपके पास, CN की वैल्यू आ जाएगी 1340, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई CN की। अब हमें फाइंड आउट करना है CL, लिस्ट कॉस्ट मेथड से, है ना। तो चलिए, लिस्ट कॉस्ट मेथड आपके पास क्या होता है, तो उससे पहले हमें टेबल बना लेनी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमें पहले नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 13 10 3 4 14, ओके। यहाँ पे है 8 7 19 9 0, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज़ 12 5 5 7 1, ओके। एंड ये आपके पास लास्ट जो है, लास्ट में है आपके पास 9 20 12 15 एंड 7, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड है, दिस इज़ 20 10 50 30 40 एंड दिस इज़ 60 10 20, ये हो गया 60, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है ना, लिस्ट कॉस्ट मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होता है लिस्ट कॉस्ट मेथड, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू इस टेबल में आपको दिख रही है उसको उठाइए। सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे 0, सबसे मिनिमम 0 है, ठीक है। तो अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ रो में 40 एंड कॉलम में है 10, तो 40 और 10 में जो मिनिमम है वो क्या है
10 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, तो ये 10 आपका ख़त्म हो गया और यहाँ से आपके पास क्या रह गया 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर आपके पास 10 था और 10 ही ख़त्म हो गया, तो ये जो कंप्लीट कॉलम है ये आपका हो गया क्रॉस। ठीक है, अब जीरो के बाद जो मिनिमम है वो क्या है, जीरो के बाद मिनिमम है 1। ठीक है, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है आपके पास 20, तो 30 और 20 में जो मिनिमम है वो आपके पास क्या है 20 है। ठीक है, तो ये 20 आपका क्रॉस हो गया एंड 30 माइनस 20 यहाँ से 10 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कॉलम है ये भी कंप्लीट आपके पास ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 1 के बाद जो मिनिमम है, 1 के बाद मिनिमम क्या है, 1 के बाद मिनिमम है आपका 3। ठीक है, अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 60, तो 50 और 60 में जो मिनिमम है वो क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 आ गया, तो ये क्रॉस हो गया और 60 माइनस 50 यहाँ पे 10 रह गया, तो ये आपका हो गया कंप्लीट ख़त्म। ठीक है, अब 3 के बाद जो मिनिमम है वो क्या है 4 है, 3 के बाद मिनिमम है 4 ये, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ 30 है और यहाँ पे है 10, तो 30 और 10 में जो मिनिमम है वो क्या है 10 है, तो ये आपका ख़त्म हो गया एंड 30 माइनस 10 यहाँ पे रह गया 20। ठीक है, तो ये जो कॉलम है ये भी कंप्लीट ख़त्म हो गया। अब 4 के बाद मिनिमम क्या है, 4 के बाद मिनिमम जल्दी से बोलिए, 4 के बाद मिनिमम है आपका ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 60, तो 20 और 60 में जो मिनिमम है वो है आपके पास 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और 40 माइनस 60 माइनस 20 यहाँ पे 40 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब 9 के बाद जो मिनिमम है वो क्या है आपके पास 7, सॉरी 9 तो बाद में आना था, पहले 7 आएगा, तो ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए 7 में यहाँ पे 10 है और यहाँ पे है 40 है ना, तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम आ जाएगा 10, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर आपके पास रहेगा 30 है ना। ये हमें दोबारा करना पड़ेगा, देखो चलो सपोज कर लो आप, यहाँ पे मैंने ये 9 वाला क्रॉस नहीं किया है, यहाँ पे ये एज इट इज़ 60 ही है, मान के चलो एक बार आप, ये 60 ही है मान लो। ठीक है, तो इधर ये 50 रहेगा। ठीक है, तो जब इधर 10 दिया जाएगा, तो 7 के बाद आपका 9 है ना, तो 9 में 20 और 50 है ना, तो 20 आके इधर आपके पास 30 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ओके, अब ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी कंप्लीट ख़त्म। अब इसके बाद आपका है 15 है ना, तो ये जो 15 है ये मिनिमम है, यहाँ पे आपके पास 20 है और यहाँ पे आपके पास 10 है, तो मिनिमम आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा और 30 माइनस 20 यहाँ पे आपका 10 रहेगा, तो ये भी आपकी कंप्लीट ख़त्म हो गई यहाँ से। ओके, तो अब उसके बाद तो शायद कोई नहीं बचा है ना, या फिर रहता है, या फिर रहता है कोई, ये 20 वाला रहता है ना। ये एक मिनट रुक जाइए, 20 × 10 है ना, हाँ ये रहता है। यहाँ पे देखिए ये 20, इधर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब CL फाइंड आउट कीजिए, जैसे हमने CN लिखा था ना ऐसे ही CL को भी लिखना है, CL भी ऐसे ही लिखना है। क्या आ जाएगा यहाँ से 20 × 9 प्लस 20 × 10 प्लस यहाँ से क्या आएगा 15 × 20 प्लस 10 × 7 प्लस 20 × 1 प्लस 10 × 0 प्लस 10 × 4 प्लस 50 × 3। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा 180 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 150
तो ये आपके पास जो आएगा सी एल की वैल्यू आ जाएगी 960, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी एन माइनस सी एल। तो सी एन आपके पास क्या था 1340 एंड सी एल क्या है 960, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा 380, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर फाइनल, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस इज़ 380, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये इजी है बल्कि, ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी, मिनिमाइज, यहाँ पे हमें मिनिमाइज करना है और जो बेसिक वेरिएबल है वो हमें 2 ही दिए हुए हैं। 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू x1 - x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द ऑप्टिमल वैल्यू, ओके, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। हमें ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये कंस्टेंट दिए हुए हैं और 2 बेसिक वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं टेबल बनाऊँ यहाँ पे तो क्या आएगी x1 एंड x2। जब मैं x1 को 0 रखूँ तो x2 -1 आएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं x2 को 0 रखूँगी तो x1 मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं टेबल बनाऊँ तो ये x1 एंड x2, जैसे ही मैं x1 को 0 रखूँ तो x2 3 आ जाएगा और x2 को 0 रखोगे तो x1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाइए। ग्राफ आपके पास बनेगा, ये ओरिजिन हो गया एंड दिस इज x1 एंड x2, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं क्या है, एक तो है 1 0 एंड यहाँ पे आपके पास है 0 -1, ठीक है। तो इन दोनों को अटैच कीजिए। एक तो आपके पास लाइन हो गई ये, ठीक है, एक तो लाइन आपके पास ये हो गई और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, सॉरी फर्स्ट में तो हमें लेस देन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपका आएगा ओरिजिन की तरफ ही, ठीक है, लेस देन दिया हुआ है तो ये रीजन आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड लाइन ड्रॉ कीजिए। सेकंड में जो पॉइंट्स हैं एक तो आपके पास है 3 0 एंड 0 3, ठीक है। इन दोनों को मिलाइए तो ये लाइन आ जाएगी। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है तो रीजन आपका ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो रीजन आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा P, इंटरसेक्शन जो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P पॉइंट एंड Q, यहाँ पे जब आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 2 1, ठीक है, दोनों इक्वेशन से, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक तो ये पॉइंट है P और इसको आप Q दे दीजिए नाम। तो एक तो है P 2 1 एंड Q आपके पास है 0 3, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। Z आपके पास क्या है 3x1 + 4x2, ठीक है। तो Z एट 2 1 क्या आएगा, Z एट 2 1 पर 6 + 4 यानी कि 10 एंड एट 0 3 पर क्या आएगा, यहाँ से 0 3 पर आएगा 12। लेकिन हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि मिनिमाइज करना है हमें। तो आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी इस प्रॉब्लम की तो वो क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जो आए हुए थे 2023 में, ओके। तो अब 22 की अगर हम बात करें तो 22 में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है, वो भी LPP के। अब देखिए स्टेटमेंट को रीड कीजिए, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन। देखो जल्दी से यहाँ पे क्या कहा गया है। ये आपका 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके।
देखो एक बार जल्दी से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, a certain product is manufactured by plant P1, P2 and P3 whose capacities are 15, 25 and 10 units, okay, respectively. The product is shipped to markets M1, M2, ये M3 है यहाँ पे, M3 and M4 whose requirements are 10, 10, 10 and 20। ये requirements दी हुई है हमें, ठीक है। Respectively the transportation cost per unit are given in table below, ठीक है, ये टेबल में दी हुई है। Then the cost corresponding to the starting basic solution by the north west corner method, ये हमने अभी किया है 23 में भी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ये आया हुआ था, और 22 में भी ये मेथड आया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आप अच्छे से कर लेना, ओके। चलिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमें यहाँ पे कोस्ट ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि CN हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेबल आपके पास क्या दी हुई है, और इजी है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। क्या है, 1, 2, 2 एंड 3, 2, 1, 1, 4, 1 एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज 3, 1, 2, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास है 15 मिनट 15, 25, 10, ठीक है। एंड दिस इज 10, 10, 10, 20, ओके। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपका ये फर्स्ट वाला ही एलिमेंट है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रो में 15 है एंड यहाँ पे आपके पास 10 है, तो 15 एंड 10 में जो मिनिमम होगा वो क्या है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, तो ये 10 आपका यहाँ से ख़त्म हो गया, इधर आपके पास 15 माइनस 10 ओनली 5 बच गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास जो कॉलम है कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं 3 पर, यहाँ पर 3 पर, ठीक है। तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 5 है और इधर 10 है, तो 5 और 10 में जो मिनिमम होगा वो आपके पास 5 होगा, तो यहाँ से ये 5 ख़त्म और इधर 10 माइनस 5 5 रह गया, ठीक है। तो आपके पास ये रो भी कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2 पर, ठीक है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 25 है और इधर 5 है, तो 25 और 5 में जो मिनिमम है वो आपके पास 5 है, तो ये आपका ख़त्म हो गया और 25 माइनस 5 इधर 20 रह गया, तो ये कॉलम आपका हो गया कंप्लीट ख़त्म, ठीक है। अब हम चलते हैं इस 4 की तरफ, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 20 है, इधर आपके पास 10 है, तो 10 और 20 में जो मिनिमम होगा तो वो आपके पास हो जाएगा 10, तो ये 10 आपका ख़त्म हो गया, 20 माइनस 10 इधर 10 रह गया, ठीक है। तो इधर से ये आपकी कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद चलिए हम 1 पर जाते हैं, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 10 है, इधर 20 है, तो 10 और 20 में जो मिनिमम होगा वो क्या है, 10 है, तो ये 10 यहाँ से ख़त्म हो गया, 20 माइनस 10 यहाँ पे 10 रह गया, ठीक है। तो ये जो रो है ये भी कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं 2 पर, तो यहाँ पर तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 10 ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कोस्ट क्या होगी यहाँ से, देखिए फर्स्ट आपके पास है 10 इंटू 1, ओके, प्लस उसके बाद क्या है 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 105, ठीक है, ओके। एक चीज़ देखो, यहाँ पे जितनी भी कैपेसिटीज़ है ना उतनी ही यहाँ पे डिमांड दी हुई है, ठीक है। आप इनका सम करो और इनका सम करो, दोनों का सेम ही है यहाँ पे 50, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे। चलिए जल्दी से, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, है ना,
2 वेरिएबल्स आपके पास दिए हुए हैं। देखिए दी ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज करना है हमें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है सब्जेक्ट टू 3x1 + 2x2 <= 12 एंड -x1 + x2 <= 1। देखिए जैसे ही 2 वेरिएबल्स में दिया होता है तो ग्राफिकल मेथड से हम बहुत ही ईजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास जो टेबल बनेगी क्या बनेगी, दिस इज x1 एंड x2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x1 की वैल्यू को 0 रखूँ तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब x2 को 0 रखोगे तो x1 आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैं टेबल बनाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज x1 एंड x2। ठीक है, तो जब आप x1 को 0 रखोगे तो x2 1 आ जाएगा। जब x2 को 0 रखोगे तो x1 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाइए। ग्राफ यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ आपका हो जाएगा दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, है ना। तो ये आपके पास ओरिजिन हो गया और ये x1 ये x2। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हुए हैं, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट है आपके पास 0 एंड 6। तो एक पॉइंट तो ये है 0 6 और एक है 4 0, तो ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन तो ये हो जाएगी, तो जो रीजन है वो आपका ओरिजिन की तरफ ही आएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड के जो पॉइंट है एक तो है आपके पास 0 1 एंड एक है आपके पास -1 0। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका ओरिजिन की तरफ ही आएगा और ये जो है ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसके जब पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे तो वो 2 और 3 आएंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन से जब x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो 2 और 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन रीजन है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉमन रीजन हो जाएगा। अब जो कि बाउंड्री पॉइंट्स है, एक तो आपके पास है 4 0, एक है आपके पास 0 1, एक है आपके पास 2 एंड 3। तो हमें मैक्सिमाइज करना है ना। हाँ चलिए, z एट 0 0 0 0 पर क्या आएगा, 0 देगा। z एट 0 1, जब आप 0 1 पुट करोगे तो 5 आएगा। z एट 2 3, तो ये आपके पास 27 आएगा एंड z एट 4 0, तो ये आपके पास आएगा 24। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है आपके पास, है ना। तो ये है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो 22 में आया हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। The companies C1, C2 and C3 submit bids for 3 jobs J1, J2 and J3. The cost involved per unit are given in the table below. तो यहाँ पे देखिए J1, J2, J3 जॉब है एंड C1, C2, C3 जो है ये कंपनीज है। देन द कोस्ट ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोस्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखिए हम यहाँ पे एक तो रो रिडक्शन अप्लाई करेंगे, एक हम यहाँ पे कॉलम रिडक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रो रिडक्शन अप्लाई करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रो रिडक्शन लगाएंगे, यानी कि रो को रिड्यूस करना है ना। रो रिडक्शन, रो रिडक्शन में वैसे होता क्या है, देखिए जब आप मान लो आपने फर्स्ट रो उठाई, उसमें जो लोवेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो लोवेस्ट एलिमेंट होगा उस लोवेस्ट एलिमेंट से उस रो के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चंस में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। टेबल लिख लीजिए पहले आप, टेबल आपके पास क्या है, टेन 9 15 12 15 10 8 10
9, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रो को ले लीजिए। फर्स्ट रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट क्या है, बोलो जल्दी। फर्स्ट में सबसे लो 8 है, ठीक है। फर्स्ट में सबसे लो जो है वो 8 है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें टेबल भी तो बनानी है ना। देखो अब यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो में वो है 8, ठीक है। तो 10 - 8 करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, क्योंकि मैंने क्या कहा है रो रिडक्शन में कि सबसे लोवेस्ट एलिमेंट उठाना है और रो के हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो 10 - 8 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 - 8 करोगे तो 4 आ जाएगा, 8 - 8 करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट क्या है, 9, ठीक है। तो 9 - 9 0 एंड 15 - 9 6, 10 - 9 1। थर्ड रो में सबसे लोवेस्ट है 9, ओके। तो 15 - 9 इज 6 एंड 10 - 9 इज 1, 9 - 9 इज 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें अप्लाई करना है कॉलम रिडक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। तो जब आप कॉलम रिडक्शन अप्लाई करते हो ना, ये मत करना कि जो ओरिजिनल आपके पास टेबल थी उसी को उठाओ, ठीक है। जो यहाँ पे रो रिडक्शन करने के बाद जो आपके पास टेबल आई है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है सबसे पहले। तो इसी पे हमें कॉलम रिडक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। देखो क्या है एलिमेंट्स, 2 4 0 0 6 1 6 1 0, ठीक है। तो चलिए जो रिडक्ट होके यहाँ पे टेबल आएगी वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की अगर बात करूँ तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट जो है आपके पास यहाँ पे है 0। तो 2 - 0 2, 0 - 0 0, 6 - 0 6, ठीक है। एंड सेकंड कॉलम की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है 1। तो 4 - 1 3, 6 - 1 5 एंड 1 - 1 0। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो सबसे लोवेस्ट इधर तो ये 0 ही है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉलम रिडक्शन। अब उसके बाद क्या करना है, देखो रो रिडक्शन लगाया, कॉलम रिडक्शन लगाया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, देखो फर्स्ट रो में अगर हम फर्स्ट ही रो की बात करें तो फर्स्ट रो में एक ही 0 है, ठीक है। एक ही 0 है और उसी को हम क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट रो में एक ही 0 है और उसी को हम असाइन कर लेंगे। सेकंड रो में ये 0 है, इसको असाइन कर लिया। थर्ड रो में अब है ना, थर्ड रो में देखो 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो 2 0 है, तो अभी हम रो के हिसाब से किसी को भी नहीं असाइन करेंगे। अब हम कॉलम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो रो के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये 0 असाइन हो गया, यहाँ पे आपके पास ये 0 असाइन हो गया, ठीक है। तो थर्ड में अभी हुआ नहीं है। अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, अगर हम कॉलम वाइज देखें तो कॉलम में यहाँ पे 0 है, ये पहले ही असाइन हो रखा है। सेकंड कॉलम की अगर हम बात करें, सेकंड कॉलम की, तो यहाँ पे देखो इधर 0 है, ठीक है। तो इसको असाइन कर लिया हमने, ठीक है। अगर हम थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे पहले से ही 0 असाइन हो रखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 0 को असाइनमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 0 रो असाइनमेंट एंड 0 कॉलम असाइनमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 रो असाइनमेंट एंड 0 कॉलम असाइनमेंट, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब सारी रोज में एक एक 0 है और सारे कॉलम्स में एक एक 0 है ना। सारी रोज में एक एक 0 है एंड सारे कॉलम्स में एक एक 0 है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे थी
ये आपके पास जॉब्स थी J1 J2 J3 एंड ये आपके पास कंपनीज थी C1 C2 C3, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल को देखो तो देखो जो C1 है, C1 जो कंपनी है, ठीक है, जो जॉब असाइन करी है, देखो C1 की रिस्पेक्ट में ये आपके पास C1 C2 C3 J1 J2 J3। तब यहाँ पे देखो C1 की रिस्पेक्ट में J3 जॉब असाइन हुई है। यहाँ पे देखो C1 की रिस्पेक्ट में हमें ये J3 जॉब असाइन हुई है और C2 की रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे J1 जॉब असाइन हुई है, C3 की रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे J2 जॉब असाइन हुई है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ये चीज़ें कि C1 की रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे J3 जॉब असाइन हो गई, C2 के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे J1 जॉब असाइन हो गई और C3 के रिस्पेक्ट में हमें J2 जॉब असाइन हो गई, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो J3 था आपके पास, यहाँ पे देखो J3 आपके पास क्या है, 8 है, ये लिखी रखी है। वैसे J3 आपके पास क्या है, 8 है, ओके, 8 प्लस एंड J1 आपके पास क्या है, 9 है C2 की रिस्पेक्ट में और C3 की रिस्पेक्ट में है J2, तो वहाँ पे आपके पास है 10। तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 27, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 27, ओके। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4, let A belongs to R, M cross N, and C belongs to Rn and B belongs to Rm. Consider the linear programming primal problem. हमें यहाँ पे primal problem दी हुई है, मिनिमाइज करना है C ट्रांसपोज X सब्जेक्ट टू AX इज इक्वल टू B। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्टेंट दी हुई है, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेट X नोट एंड Y नोट बी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल एंड इट्स ड्यूल, ठीक है। देखो X नोट और Y नोट क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम के, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज C ट्रांसपोज X नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज Y नोट। देखिए ये क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा एक थ्योरम पे डिपेंड है, और वो क्या होती है आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है। तो अगर मैं इस प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल में चेंज करूँगी, अगर मैं इस प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल में चेंज करूँगी तो क्या बनेगी, मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज हो जाएगा, ओके। और जो कंस्ट्रेंट यहाँ पे होंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज करूँ तो क्या बनेगी, ड्यूअल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम इज मिनिमाइज का मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज ये आपका B ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा Y, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या आएंगे, सब्जेक्ट टू A ट्रांसपोज Y इज इक्वल टू C, ओके, एंड Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी ड्यूअल प्रॉब्लम, साइड में आपकी दी हुई है प्राइमल प्रॉब्लम, और जो X नोट Y नोट है, ये आपको जो X नोट है ये आपके पास प्राइमल का प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड Y नोट जो है ये ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि हमें जो दिया हुआ है, गिवन दैट X नोट feasible X नोट feasible solution of primal problem, जो X नोट है वो प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एंड Y नोट इज feasible solution of dual प्रॉब्लम, ओके, ड्यूअल प्रॉब्लम। तो अब अपने पास एक थ्योरम होती है कि सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम, ओके। ध्यान रखना अब इस चीज को। नाउ वी नो दैट
solution of primal problem is always greater than equal to solution of dual problem. तो जो सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम है उसको हम ZP से डिनोट करते हैं, एंड जो ड्यूअल प्रॉब्लम है वो आपका हो गया ZD। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपका C ट्रांसपोज, क्या दिया हुआ है प्राइमल का X0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज, ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है Y0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी आ गई, और ये जो कंडीशन है आपकी ये आपकी दी हुई है फर्स्ट में ही, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, और यहीं से आपका जो सेकंड है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा, इफ C ट्रांसपोज X0 इज इक्वल टू B ट्रांसपोज Y0 दैट देन X0 इज ऑप्टिमल फॉर द प्राइमल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम है जो इसने सी स्टेटमेंट में जो बोल दी। क्या होता है कि इफ X0 एंड Y0 आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, देखिए यहाँ पे जो C और D है ना, ये स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम की ही स्टेटमेंट है एक टाइप से। क्या होती है स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम, स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम, क्या है स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम, देखिए X0 एंड Y0 आर optimal solution if and only if C ट्रांसपोज X0 इज इक्वल टू B ट्रांसपोज Y0। ठीक है, तो यहाँ से जो C ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा और D ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा बाय स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम। ओके, इजी था बिल्कुल ये भी, बट आपको थ्योरम पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखो, लेट Y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 ट्रांसपोज एंड अल्फा बिलोंग्स टू R बी ए फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द ड्यूअल प्रॉब्लम। देखो ये इसने पहले ही फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है ड्यूअल प्रॉब्लम का। ठीक है, तो जो अल्फा है वो कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, जो भी हमें ड्यूअल प्रॉब्लम दी हुई होगी उसका जो कंस्टेंट है अल्फा उनको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, तो हमें सबसे पहले प्राइमल को ड्यूअल में चेंज करना होगा। तो जब ड्यूअल में चेंज करेंगे हम, तो उसके जो कंस्टेंट होंगे उनको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ड्यूअल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। नाउ चेंज प्राइमल प्रॉब्लम टू ड्यूअल प्रॉब्लम। ओके, नाउ चेंज प्राइमल प्रॉब्लम टू ड्यूअल प्रॉब्लम। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास जब आप चेंज करोगे, दिस इज y1 प्लस 2y2 लेस देन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, एंड दिस इज 2y1 माइनस y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y1 प्लस 3y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर जो y है आपके पास वो हमें क्या दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 ट्रांसपोज इज ये फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपके पास ड्यूअल प्रॉब्लम भी आ गई है, तो इन कंस्टेंट को ये सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज अल्फा सेटिस्फाई द कंस्टेंट ऑफ अल्फा satisfies the
कंस्टेंट्स ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जब हम रखेंगे y2 की जगह पे हमें -1 रखना है एंड y1 की जगह पे अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा -2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके, एंड सेकंड में रखेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ओके, एंड ये हो जाएगा अल्फ़ा -3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है अल्फ़ा इज़ लेस देन 3, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है अल्फ़ा लाइंग बिटवीन 5.5 to 7 बट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में है अल्फ़ा लाइंग बिटवीन 3 to 5.5 बट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो 2022 में आए हुए क्वेश्चन थे। ओके, अब हम कर लेते हैं 21 की बात। तो देखिए 21 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, एक बार इस स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। ठीक है, करिए जल्दी से एक बार इस स्टेटमेंट को रीड। हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास में आ गया है, अभी 4 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है और हमें ये भी पता है कि एलपीपी का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, एक नहीं मिलता बल्कि 3 to 4 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप एक बार स्टेटमेंट को रीड कीजिए, मैं एक बार थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, चलिए। चलो स्टेटमेंट कर ली रीड, क्या कहा है इसमें, देखो लेट x इज इक्वल टू 11/3 2/3 0 बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब जो 11/3 है ये आपकी x1 की वैल्यू है, 2/3 आपकी x2 की वैल्यू है एंड 0 आपकी है x3 की। ठीक है, मैक्सिमाइज 4x1 प्लस x2 माइनस 3x3 सब्जेक्ट टू, हमें ये कंस्टेंट दिए हुए हैं एंड 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 आपके पास 0 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं बल्कि। ठीक है, तो देखो जब हम x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज़ 2x1 प्लस 4x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड सेकेंड यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और ये आपके पास हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 11। तो ये कंस्टेंट हो गया आपके पास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंस्टेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड करें तो क्या होगा, जब स्लैक वेरिएबल यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा S1 S2 एंड S3 हम स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये लेस देन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्लैक वेरिएबल हम ऐड कर देंगे तो ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा 2x1 प्लस 4x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 10 एंड x1 माइनस x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस S3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ओके, देखो हमें यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो y है जहाँ पे p q r है ये ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। तो कैसे करोगे आगे अब इसको,
देखो x1 x2 x3 की वैल्यू है, x3 की हमने पुट कर दी, और जो s1 s2 s3 है ये स्लैक वेरिएबल है, तो स्लैक वेरिएबल की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? x1 x2 की वैल्यूज़ को रख के, है ना। चलिए x1 x2 की वैल्यूज़ और रख दीजिए आप यहाँ पे। जब x1 x2 की वैल्यू रखोगे तो x1 आपके पास क्या है 11/3 है, एंड x2 आपके पास क्या है 2/3 है। फर्स्ट में जब आप रखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में रखोगे तो आएगा 22/3 प्लस 8/3 प्लस S1 इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में आएगा 11/3 माइनस 2/3 प्लस S2 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज S2 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में रखोगे तो 22/3 प्लस 6/3 प्लस S3 इज इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज S3 यहाँ से आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे देखो जो S1 S2 S3 जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे S3 की वैल्यू नॉन जीरो आई है और S1 S2 की जीरो आ गई है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, देखो आपके पास एक थ्योरम होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। अब हम उसका यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होती है, क्या कहा मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट, इफ ए स्लैक वेरिएबल is greater than 0 then corresponding to primal constraint must be an equal to 0। समझ आया? इसने कहा कि अगर आपके पास जो स्लैक वेरिएबल है अगर वो नॉन जीरो है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्राइमल कंस्ट्रेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस स्लैक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास कंस्टेंट जो वो वेरिएबल आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा। यानी कि एस आई के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि एस आई मान लीजिए नॉन जीरो है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई आई आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है इस थ्योरम का। ठीक है, तो अगर हम इसी थ्योरम का यूज करें, दिस इम्प्लाइज एस आई के कोरस्पॉन्डिंग जो वाई आई आएगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो S3 है, S3 आपके पास क्या है 5/3 है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें Y3 मिलेगा जो कि क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो Y3 हमें यहाँ से मिल गया, Y3 क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। Y3 क्या हो गया, यहाँ से जीरो हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज करूँ पहले, ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको, ये आपके पास जो आई हुई है ये इक्वेशन, अगर मैं इसको ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज करूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये इसको अगर मैं ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज करूँ तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, देखिए ड्यूअल प्रॉब्लम के कंस्टेंट लिख लेते हैं सिर्फ, तो क्या होगा 2y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 4y1 माइनस y2 प्लस 3y3 इज इक्वल टू 1। अब y3 तो आपके पास जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा 4y1 प्लस 3y2 इज इक्वल टू 1, बिकॉज y3 इज इक्वल टू
0, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो y1 आएगा वो आपके पास 5/6 आ जाएगा और जो y2 आएगा वो आपके पास 14/6 आ जाएगा, ठीक है। तो y1, y2, y3 की वैल्यूज़ आपके पास आ गई, यानी कि जो p है वो y1 के इक्वल है और y1 है 5/6, जो q है वो आपका y2 के इक्वल है और ये है आपका 14/6, और जो r है वो आपका है y3 के इक्वल जो कि 0 के इक्वल है, यानी कि p प्लस q प्लस r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/6 एंड 14/6, यानी कि 19/6, ठीक है। तो यानी कि जो p प्लस q प्लस r है ये आपका आ गया 19/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 21 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द LPP मैक्सिमाइज C1x1 प्लस C2x2 subject to A11x1 plus A12x2 less than equal to B1, A21x1 plus A22x2 less than equal to B2, and A31x1 plus A32x2 less than equal to B3, and x1 x2 greater than equal to 0, where Aij, Bi and Cj are real numbers. Let PQ be the feasible solution of P. देखिए जो PQ है वो आपको feasible solution दिया हुआ है such that PC1 plus QC2 is equal to 6। यहाँ पे ये आपके पास ये ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है यही है। यहाँ पे इसने जब फिजिबल सॉल्यूशन बोला तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, और ये जो इसकी वैल्यू है कितनी दे दी इसने 6, यानी कि ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो इसने 6 दे रखी है एक टाइप से, ठीक है। एंड let all feasible solutions x1 x2 of P satisfy -5 less than equal to C1 x1 plus C2 x2 less than equal to 12, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो ZP आपके पास होगा ये आपके पास ZP ही तो है ना। जो ZP है वो क्या है, बाउंडेड होगा। अगर ZP बाउंडेड है तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। ये बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट है P हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि जो ZP है, ZP क्या है आपके पास C1x1 प्लस C2x2, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि -5 to 12 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये बाउंडेड है, ठीक है। अगर बाउंडेड है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो यहाँ से जो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट हमें तो यहाँ पे क्या बतानी है, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें फॉल्स बतानी है, ओके। सेकंड में क्या कहा, द फिजिबल रीजन ऑफ P इज बाउंडेड सेट, ओके। द फिजिबल रीजन ऑफ P इज ए बाउंडेड सेट। थर्ड में कहा इफ y1 y2 y3 इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूअल ऑफ P देन b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो अगर प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। इसमें क्या कहा, द ड्यूअल ऑफ P हैज़ एटलीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन। आपके पास जो वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है तो वो आपको क्या बोलती है, जो वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है। चलो पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर अगर प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, एंड दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल थ्योरम से ये आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। बट हमें फॉल्स बताना है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम, ओके, बाय फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है।
अब सी ऑप्शन पर अगर हम चलें तो वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास मिनिमल प्रॉब्लम ड्यूअल की है और मैक्सिमल प्रॉब्लम प्राइमल की है, ठीक है, तो क्या होता है वीक ड्यूअलिटी थ्योरम में, ये हमने किया है अभी पहले भी किया है, क्या होगा वीक ड्यूअलिटी थ्योरम। वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर मिनिमल प्रॉब्लम ड्यूअल की है, मैक्सिमल प्रॉब्लम प्राइमल की है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मिनिमल प्रॉब्लम ड्यूअल की है इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमल प्रॉब्लम किसकी है, प्राइमल की है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, ये ड्यूअल के लिए ये, ठीक है, जो मिनिमल प्रॉब्लम है ये दी हुई है b1y1 प्लस b2y2 b3y3, यही होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जब हम ड्यूअल में चेंज करेंगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमें क्या दिया हुआ है प्राइमल के लिए, यहाँ पे देखिए हमें पहले ही दिया हुआ है 6, ठीक है, तो यहाँ से ये 6 आ जाएगा। ओके, इस कंडीशन को अब ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है बिकॉज PC1 प्लस QC2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि यही तो है मैक्सिमल ऑफ ZP, ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो भी आपकी ट्रू हो जाती है, बट हमें फॉल्स बताना है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचता है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम P मिनिमाइज टू x1 माइनस 5x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1। यहाँ पे देखो सिलेक्ट वेरिएबल पहले से ही दिए हुए हैं s1 s2 s3 एंड माइनस x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 3, है ना, एंड x1 x2 s1 s2 s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x1, ये x2 की वैल्यू आपको पहले ही दी हुई है 2, इज x1 x2 s1 s2 s3 जे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ P, तो हमें इनका सम फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। तो बोलिए जल्दी से, हमें सबसे पहले क्या करना होगा। देखो, अगर ड्यूअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है तो प्राइमल के लिए भी होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं ना, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो टोटल वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, x1 x2 s1 s2 s3 5 है ना, टोटल कितने हैं वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ये आपका 21 का है, सॉरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितने हैं, 5 है, से n, एंड टोटल नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हैं, कंस्टेंट कितने हैं, 3 है, से m। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी बेसिक सॉल्यूशन में, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ जीरोज इन बेसिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोज इन बेसिक सॉल्यूशन कितनी होगी, n माइनस m, यानी कि 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो दो यहाँ पे क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। अब देखिए कि x1 क्या होगा,
x2 आपको 2 दिया हुआ है, s1 भी नहीं है, s2 भी नहीं है और s3 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x1, s1, s2, s3 इनमें से ही होने वाली है 2 जीरो, है ना। s1 क्या है, ओके, और x1, ओके। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है यहाँ पे x1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये तो आपका कभी भी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बची, इन तीनों में से s1, s2, s3 में से किसी दो को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ठीक है, पॉसिबिलिटी हम लेकर के चल लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस में हम लेंगे कि s1 और s2 को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। s1 और s2 को जब जीरो आप कंसीडर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देन 2x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज x1 क्या आ गया, 3, ओके। सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 + 2, ये तो क्या आ गया, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि s1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगी, ठीक है। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड में हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ s2 एंड s3 जीरो, अगर s2 और s3 जीरो हुआ तो इक्वेशंस आपके पास क्या आ जाएंगी, इज -x1 + 2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन होगी -1 + 4 + s3 इज इक्वल टू 3, यानी कि s3 क्या आ गया यहाँ से, जीरो, ठीक है। तो s3 यहाँ से जीरो आ गया। और फर्स्ट में क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, ओके, फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, 2x1 + 3x2 + s1 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। जब पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस यहाँ पे 3 × 2 6 प्लस s1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस s1 इज इक्वल टू 12 और s1 यहाँ से क्या आ गया, 4, ठीक है। s1 4 आ गया, s3 यहाँ से आपके पास जीरो आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब x2 आपके पास क्या है, 2 है, x1 यहाँ से 1 आ गया, s3 क्या आ गया, जीरो आ गया, s1 आपके पास 4 आ गया, ठीक है। और s2 को हम जीरो लेके ही चले हैं, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे x1 + s1 + s2 + s3 क्या आएगा, इज इक्वल टू x1 क्या है, 1 प्लस s1 आपके पास क्या है, 4 प्लस s2 जीरो है, s3 भी जीरो है, तो ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 5, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 21 है, गलती से लिखा है, ओके। देखो, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम P, मैक्सिमाइज 2x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू 2x1 + x2 is less than equal to 6 and -x1 + x2 is less than equal to 1, x1 + x2 is less than equal to 3 and x1 x2 क्या है, greater than equal to 0 है, then the optimal value of the dual of P, ओके। इसको कैसे करोगे, बोलिए। अगर डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो प्राइमल का भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं टेबल फाइंड आउट करूं तो टेबल क्या बनेगी, x1 x2, अगर x1 को 0 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा, x2 को 0 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्या बनेगी, x1 x2, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x1 को 0 रखोगे तो x2 1 आएगा, x2 को 0 रखोगे तो x1 -1 आएगा, ओके। ऐसे ही जो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, दिस इज x1 x2, ओके। तो यहाँ पे जब आप x1 को 0 रखोगे x2 3 आ जाएगा, x2 को 0 रखोगे x1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाइए जल्दी से, ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये इधर x1 का काम करेगा, ये इधर x2 का, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 0 एंड 6, तो 0 6 आप ये मान लीजिए, एंड सेकंड है 3 0 3 0, ठीक है।
तो एक तो आपके पास लाइन आ गई ये, ओके। जो रीजन होगा वो आपका ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है ये। अब सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है आपके पास 0 एंड 1। तो 0 1 आपका ये हो गया एंड -1 0, ये हो गया -1 0, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका ओरिजिन की तरफ होगा ये, ओके। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट क्या है 0 3, तो 0 3 आपका ये हो गया 0 3 एंड 3 0, तो यही पॉइंट है। अब इसको कैसे करोगे, बोलिए जल्दी से। यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। जो कॉमन रीजन है ना ये वाला, ये कॉमन रीजन आएगा, ठीक है। ये ये कॉमन रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। उन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा x2 2 आ जाएगा और x1 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। तो z आपके पास क्या है 2x1 + 3x2। तो z एट 0 0, z एट 0 0 क्या आएगा 0, z एट 0 1 तो 3 आ जाएगा, z एट 1 2 ये क्या आएगा 8 आएगा, z एट 3 0 6 आएगा। तो यहाँ से ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमल का मैक्सिमम है वो भी 8 होगा और ड्यूअल का भी 8 हो जाएगा, ठीक है, सेम ही होगा। तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये आए थे आपके 4 क्वेश्चंस 21 में। तो कोशिश करेंगे कल या परसों फिर हम एक ऐसा ही लेक्चर लेकर के आएँ, ओके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर